जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है कि लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत। कह रहा है लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। कह रहा है लगातार 3 विषम संख्याओं का जो औसत है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? कह रहा है कि बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो लगातार 3 विषम संख्याएं क्या क्या है? भैया हमें तो नहीं पता। तो मान लीजिए पहली जो विषम संख्या है दोस्तों वो x है। क्या है? x है। अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? भैया x+2 होगी। तीसरी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों? भैया x+4 होगी। कोई दिक्कत यहां तक? भैया नहीं। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए, अगर ये लगातार विषम संख्याएं हैं, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो ये एपी का निर्माण कर रही है कि नहीं? कहोगे हाँ, समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। अगर ये समांतर श्रेणी का दोस्तों निर्माण कर रही है तो इसका औसत क्या होगा? कहोगे भैया पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा ठीक है, तो पहला और आखिरी टर्म का अगर मैं जोड़ करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 2x+4 आएगा। और 2x+4 का अगर मैं आधा करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे x+2 आएगा। मतलब ये जो तीनों विषम संख्याएं हैं, तीनों लगातार विषम संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आएगा? कहोगे भैया x+2 आएगा। क्या आएगा? x+2 आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि जो तीनों संख्याओं का औसत है, लगातार तीनों विषम संख्याओं का जो औसत है सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? कहोगे x+4 है। कह रहा है ये जो औसत है, ये जो औसत है तीनों संख्याओं का, सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। कितना? 52 अधिक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, तो मैं एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया? कहोगे भैया एलसीएम अगर आप लेते हो तो 3 दूनी 6, 3 5 15, और 3 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या देगा? कहोगे 3x+6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये चीज उठकर अगर इधर आता है, ये चीज अगर उठकर इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। कहोगे यहां ये चीज उठकर इधर जाएगा। 4 का अगर मैं आधा करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे x+2 आएगा। मतलब ये जो तीनों विषम संख्याएं हैं, तीनों लगातार विषम संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आएगा? कहोगे भैया x+2 आएगा। क्या आएगा? x+2 आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि जो तीनों संख्याओं का औसत है, लगातार तीनों विषम संख्याओं का जो औसत है सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? कहोगे x+4 है। कह रहा है ये जो औसत है, ये जो औसत है तीनों संख्याओं का, सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। कितना? 52 अधिक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, तो मैं एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया? कहोगे भैया एलसीएम अगर आप लेते हो तो 3 दूनी 6, 3 5 15, और 3 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या देगा? कहोगे 3x+6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये चीज उठकर अगर इधर आता है, ये चीज अगर उठकर इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। कहोगे यहां ये चीज उठकर इधर जाएगा, 6 इधर उठ के जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 में +4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? कहोगे -2 आएगा। और -2 156 में जोड़ दिया तो क्या आ गया? कहोगे 154 आ गया। मतलब 2x बराबर 154 के। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या आया? कहोगे x बराबर आ गया 2 7 14, 2 7 14, क्या आ गया? 77 आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या था? कहोगे क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या थी? कहोगे x थी। और x की वैल्यू क्या आई है दोस्तों? कहोगे 77 आई है। क्या आई है? 77 आई है। मतलब जो सबसे छोटी संख्या थी, जो सबसे छोटी विषम संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों? कहोगे 77 थी। क्या थी? 77 थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 रुपए है। क्या? 15,050 रुपए है। और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है बी और सी की जो औसत मासिक आय है 15,350 रुपए है, और ए और सी की जो औसत आय है
15,200 रुपए है। तो बताइए ए की मासिक आय कितनी है? क्या ए की मासिक आय क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है ए और बी की औसत मासिक आय दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर ए और बी का औसत मासिक आय दिया है तो ए और बी का कुल आय कितना होगा? कहोगे भैया 15,050 इंटू 2 होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे क्या दिया है? कहोगे आगे दिया है बी और सी की औसत आय दिया है। अगर दोस्तों बी और सी का औसत आय दिया गया है तो बता दीजिए बी और सी का कुल आय कितना होगा? कहोगे 15,350 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी और सी का कुल आय आ गया। मैंने कहा ठीक है। और आगे क्या दिया है? कहोगे इसी प्रकार आगे दिया है ए और सी का औसत आय दिया है। अगर ए और सी का औसत आय आपको दिया है तो ए और सी का कुल आय कितना होगा? कहोगे 15,200 में से 15,200 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप अगर तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? कहोगे अगर मैं इधर जोड़ता हूं तीनों को, अगर दोस्तों मैं इन्हें जोड़ता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 2a 2b 2c आएगा। और मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा अंदर? कहोगे a प्लस b प्लस c आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। जब इधर जोड़ा हो तो इधर भी जोड़ूंगा? कहोगे हाँ। तो अगर मैं इधर जोड़ने आता हूं तो क्या आएगा? कहोगे भैया 2 आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, और इन सबको जोड़ दोगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 0 में 0 जोड़ा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 5 5 10 10 का 0 1 कैरी। मैंने कहा बहुत अच्छे। 3 3 6 हो जाएगा, एक कैरी भी जोड़ दिया हूं, ठीक है। 5 5 10 5 15 के 5 एक कैरी, ठीक है। 3 1 4 क्या आ गया? 45,600। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। मतलब ए बी और सी की जो कुल आय निकल के आई दोस्तों कितनी आई? कहोगे 45,600 आ गई। क्या? 45,600 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी। ए बी सी की कुल आय कितनी आ गई दोस्तों? कहोगे 45,600 आ गई। क्या आ गई? 45,600 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए ए की कुल आय बताइए। दोस्तों अगर ए की कुल आय निकालनी है तो बी सी की कुल आय पता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए बी सी की तीनों की कुल आय ये है, अगर मैं बी सी की कुल आय घटा देता हूं इसमें से तो मुझे ए की कुल आय पता चल जाएगी कि नहीं? कहोगे हाँ। तो बेसिक की आय कुल कितनी है? कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, यहीं पर मल्टीप्लाई करके घटा दे रहा हूं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मैंने मल्टीप्लाई करके घटाया तो 2 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। 2 पंचे 10 की 0 1 कैरी, 2 3 6 1 7, ठीक है। 2 पंचे 10 10 के 0 1 कैरी, ठीक है। 2 1 9 2 1 3 मैंने घटा दिया बीसी की आय तीनों की आय में से। तो क्या निकल के आ गया? कहोगे 0 0। 16 में से अगर मैं 7 घटाता हूं तो आएगा 9 4, क्या आ गया? 14,900। मतलब जो ए की आय है दोस्तों, ए की आय है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों? कहोगे 14,900 है। क्या है? 14,900 है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ए बी सी तीनों की कुल आय निकालनी होगी तो दोस्तों जो औसत दिया जाएगा केवल उसका जोड़ कर लीजिए, वही क्या आ गया? तीनों की आय आ जाएगी। क्या? तीनों की आय आ जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की औसत आयु जो है 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पर सी आ जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है यदि बी के स्थान पे सी आ जाए तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाएगी। तो बताइए ए बी और सी की आयु क्या होगी? क्या ए बी और सी की आयु क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में हमें दिया है ए और बी की औसत आयु दिया है। ए और बी की औसत आयु दिया है। कितना दिया है? कहोगे 20 दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे आगे कह रहा है कि अगर ए के स्थान पे सी आ जाए, कह रहा है ए के स्थान पे सी आ जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। मतलब बीसी की औसत आयु कितनी हो जाती है? कहोगे 19 वर्ष हो जाती है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि यदि बी के स्थान पे सी आ जाए, क्या बी के स्थान पे सी आ जाए तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। कह रहा है जो ये बी है उसके स्थान पे अगर सी आता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। मतलब ए सी की जो औसत आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको मैंने अभी को बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी ए बी और सी का कुल टोटल निकालना हो तो आप औसत आयु का योग कर दीजिए, वही टोटल आ जाएगा। तो मैंने टोटल कर दिया, तो ए और बी और सी की जो आयु का योग आ गया वो कितना आ गया कहोगे 20, 20 40 20 60, कुल मिलाकर 60 आ जाएगा। ए बी और सी की कुल आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों कहोगे 60 वर्ष आ जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कहोगे, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ए बी और सी की आयु क्या होगी, मतलब ए की आयु क्या होगी, बी की आयु क्या होगी, सी की आयु क्या होगी, यही पूछा है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे ए की आयु निकालना है तो बीसी की मुझे कुल आयु पता होनी चाहिए कहोगे हाँ। बीसी की औसत आयु कुल कितनी है कहोगे 19 है। अगर बीसी की कुल आयु औसत आयु 19 वर्ष है तो बीसी का कुल आयु कितना है, बीसी का कुल आयु कितना है कहोगे 19 दूना 38, मतलब 38 साल है। अगर दोस्तों बीसी की जो कुल आयु है इसमें से मैं घटा देता हूं तो मुझे ए की आयु मिल जाएगी कहोगे हाँ। तो मैंने 60 में से 38 घटा दिया, 60 में से मैंने 38 घटा दिया तो क्या आया कहोगे 2, 5 में से 3 गया 2, मतलब जो ए की आयु दोस्तों आई है वो कितनी आ जाएगी कहोगे 22 वर्ष। क्या 22 वर्ष, कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे बी की आयु चाहिए तो मुझे ए और सी की कुल आयु पता होनी चाहिए कि नहीं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे बी की आयु पता करनी है तो मुझे ए सी की कुल आयु पता होनी चाहिए कहोगे हाँ। अगर मुझे ए सी की कुल आयु पता चल जाती है और मैं तीनों की आयु में से घटा देता हूं तो मुझे बी की आयु मिल जाएगी कहोगे हाँ। तो बताइए दोस्तों ए सी की कुल आयु कितनी है कहोगे, देखिए ए सी की औसत आयु जो है 21 वर्ष है। अगर ए सी की औसत आयु 21 वर्ष है तो ए सी का कुल आयु जो होगा 42 वर्ष होगा। अगर मैं 60 में से तीनों की जो कुल आयु है 60 वर्ष उसमें से मैं 42 साल घटा देता हूं एसी की आयु तो मुझे कितना मिलेगा कहोगे, कितना मिलेगा कहोगे 18 मिलेगा। मतलब जो बी है उसकी आयु कितनी है दोस्तों कहोगे 18 साल है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों मुझे सी की आयु पता करनी है, तो ए बी की मुझे आयु पता होनी चाहिए कहोगे हाँ। अगर मैं ए बी की आयु इसमें से तीनों की आयु में से घटा देता हूं तो मुझे सी की आयु मिल जाएगी कहोगे हाँ। तो ए बी की आयु है कितनी कहोगे, देखिए ए और बी की औसत आयु तो 20 वर्ष है। अगर ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है तो ए बी की कुल आयु तो 40 वर्ष होगी। मैंने कहा ठीक है। और 60 में से अगर मैं 40 साल घटा देता हूं तो सी बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। मतलब जो सी की आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों कहोगे 20 साल आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों 20 साल आ जाएगी। कोई दिक्कत आपको दोस्तों कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या गया है कहोगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी है वो ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है और जो दूरी तय करता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कहोगे, वही आदमी बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी, क्या 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है कहोगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताया था कि जिसके सापेक्ष आप औसत निकालते हैं, क्या जिसके सापेक्ष आप औसत निकालते हैं उसके अनुपातिक वैल्यू का आप प्रयोग कर सकते हैं। बताया था कि नहीं कहोगे, हाँ बताया था। तो दोस्तों आप ये बताइए जो औसत चाल आप निकालोगे किसके सापेक्ष निकालोगे, कहोगे भैया हम तो समय के सापेक्ष निकालेंगे। मतलब आप समय का अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, कहोगे हाँ समय के अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको आए और औसत चाल निकालना हो तो दोस्तों आप औसत चाल निकालने के लिए दूरी के अनुपातिक वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप समय के अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करते हैं औसत चाल निकालने के लिए, वैसे आप दूरी के अनुपातिक वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या आपके औसत चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये जो दूरी थी 39 किलोमीटर की दूरी और 52 किलोमीटर की दूरी, मैंने इनका अनुपातिक वैल्यू ले लिया। तो अगर मैं अनुपातिक वैल्यू ले लेता हूं तो क्या आएगा कहोगे भैया 13 तिया 39, 13 चौक 52, 3:4 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं।
तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 39 किलोमीटर था ये तो 3 किलोमीटर हो गया, ये जो 52 किलोमीटर था 4 किलोमीटर हो गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला जा रहा है, कहोगे 15। तो 3 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे डिवाइड करना पड़ेगा बताने के लिए। मैंने कहा ठीक है, तो क्या आप डिवाइड कर सकते हैं, कहोगे नहीं। तो अगर आप 3 किलोमीटर को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड करना चाह रहे हो समय निकालने के लिए, डिवाइड नहीं कर सकते हो, कहोगे हाँ। तो डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, कहोगे अगर डिवाइड मैं इसे करना चाहूं तो इसके अंदर तो 15 मौजूद होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए, 4 किलोमीटर की दूरी है, आप 1 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, तो 4 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय कर दोगे, कहोगे भैया डिवाइड करना पड़ेगा, 4 को 18 से हम डिवाइड करेंगे तो समय निकल के आएगा। तो मैंने पूछा डिवाइड करके बताइए, कहोगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा क्यों, कहोगे इसलिए नहीं डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 18 नहीं है, अगर 18 होता तो हम पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते थे। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब इसके अंदर इन दोनों के अंदर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के अंदर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 15 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, कहोगे हाँ। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, एलसीएम करता है। तो मैंने 15 और 18 का एलसीएम ले लिया, क्या आया एलसीएम, कहोगे 90 आया। तो मैंने दोनों और 90 से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो अब बताइए दोस्तों, अब ये जो 3 किलोमीटर था ये तो हो गया 270 किलोमीटर, कहोगे हाँ। ये कितना किलोमीटर हो गया, कहोगे 360 किलोमीटर हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं औसत चाल निकाल रहा हूं तो औसत चाल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, कहोगे औसत चाल निकालने के लिए जो सूत्र होता है कुल दूरी और अपोन में होता है दूरी को तय करने में लिया गया समय, कुल समय। मतलब अगर कुल दूरी को मैं कुल समय से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे चाल मिलेगा, कहोगे हाँ। तो कुल दूरी कितनी है, कहोगे देखिए 270 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है, और यहां पर 360 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है। तो दूरी कुल कितनी हुई, कहोगे हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए आप, कहोगे यहां पर अगर मैं जोड़ता हूं इन दोनों को तो 90 कॉमन आएगा, और 90 जब कॉमन आ जाएगा तो 3 और 4 जुड़ जाएंगे, और 3 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 7। मतलब जो कुल दूरी आएगी 90 × 7 आएगी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब बता दीजिए कुल समय कितना लगा है, कहोगे देखिए 270 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। तो इस दूरी को तय करने में हमने देख लिया कितना समय लगा होगा, 15 से मैंने डिवाइड किया, 15 × 90 6 × 18। ये जो दूरी है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तय किया जाए तो कितना समय लेगा इस दूरी को तय करने में, कहोगे 18 घंटे लगा होगा। कितना, 18 घंटे लगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। इसी प्रकार इस दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे 18 से मैंने 90 को डिवाइड किया, 18 × 5 = 90, 5 × 20, मतलब 20 घंटे लगा होगा। इस प्रकार देखा जाए तो कुल 38 घंटे लगा होगा। तो कुल समय कितना लगा है दोस्तों तय करने में, कहोगे 38 घंटे लगा है। और अगर मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों, अगर मैं सोल्व करता हूं तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 45 आएगा, और 45 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करता हूं तो आएगा 315। क्या आ गया, 315। और अपोन में क्या आएगा दोस्तों, कहोगे 19 आएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा तो है ही है। मतलब जो औसत चाल होगी दोस्तों वो कितनी होगी, कहोगे 315/19 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या, 315/19 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या, पूरी यात्रा के दौरान जो दूसरी दूरी तय किया है उसकी औसत चाल बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, कभी क्वेश्चन में कहा है कि एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। कह रहा है कि एक आदमी है वो ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, ठीक है, और जब वापस आता है तो वो आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है और वापस आया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो 1 किलोमीटर की दूरी है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। जो 1 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों उसे किस स्पीड से तय किया है, कहोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, ठीक है। उसके बाद वही दूरी उसी दूरी को आते समय दोस्तों किस स्पीड से तय किया गया है, कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी।
तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, कहोगे हमें तो निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, कहोगे कुल तय की गई दूरी अपॉन दूरी को तय करने में लिया गया समय होता है। मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर कुल दूरी को मैं कुल समय से भाग दे देता हूं तो औसत चाल निकल के आएगा, कहोगे हाँ। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं पूछूं ये जो 1 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है 20 की स्पीड से, इसे तय करने में कुल कितना समय लगा होगा, कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों, कहोगे अगर इसके अंदर 20 होता तो मैं आसानी से बता सकता था। मैंने कहा ठीक है, मतलब ये जो दूरी होनी चाहिए इसके अंदर 20 होनी चाहिए, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगला जो 1 किलोमीटर दूरी तय किया जा रहा है 30 की स्पीड से, इसे तय करने में कितना समय लगा होगा, कहोगे हम आसानी से तो नहीं बता सकते हैं। अगर इसके अंदर 30 मौजूद होता तो बहुत आसानी से बता सकते थे। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब ये दूरी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर 30 भी मौजूद है, कहोगे हाँ। मतलब ये दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो जिसके अंदर 20 भी मौजूद हो, 30 भी मौजूद हो, कहोगे हाँ। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम लिया तो आ गया 60, मतलब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है आपको दोस्तों, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 60 किलोमीटर की दूरी है इसे 20 की स्पीड से तय किया जा रहा है, अगला जो 60 किलोमीटर की दूरी है उसे 30 किलोमीटर की स्पीड से तय किया जा रहा है। तो कुल दूरी कितनी तय की गई है दोस्तों, कहोगे 120 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और जो 120 किलोमीटर की दूरी दोस्तों तय की गई है उसे तय करने में कितना समय लगा है, कहोगे देखिए जो पहला 60 किलोमीटर था उसे 20 की स्पीड से तय की गई है, तो इस प्रकार देखा जाए 3 घंटा लगा होगा। जो अगला 60 किलोमीटर है उसे 30 की स्पीड से तय की गई है, तो इस प्रकार 2 घंटा लगा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 घंटे लगे हैं, मतलब जो 120 किलोमीटर की दूरी कुल है इसे तय करने में 5 घंटे लगा है। ठीक है, तो औसत चाल निकल के क्या आ गई दोस्तों, कहोगे 24 आ गई। मैंने 10 को इसे मैंने तोड़ लिया, 12 × 10 लिख लिया और 10 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, और 12 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो आ गया 24। मतलब ए से बी और बी से ए अगर 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता और जाता है तो औसत चाल कितनी होगी दोस्तों, कहोगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों इसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग स्पीड से तय किया जाए, जब भी दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग स्पीड से तय किया जाए उस स्थिति में जो औसत चाल निकालने के लिए सूत्र होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। एक किस चीज का सूत्र होता है, औसत चाल निकालने के लिए सूत्र होता है। क्या, औसत चाल निकालने के लिए सूत्र होता है। जब एक ही दूरी को दो अलग अलग स्पीड से तय किया जाए तो औसत चाल निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, जहां पर x पहली चाल है y दूसरी चाल है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक ही दूरी तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दी गई है, कहोगे हाँ। तो जो पहली चाल है दोस्तों उसकी वैल्यू कितनी है, कहोगे 20 है, तो मैंने 20 लिख दिया। दूसरी चाल कितनी है दोस्तों, कहोगे 30 है, मैंने 30 लिख दिया। और अपोन में क्या है, कहोगे दोनों चालों का योग है। दोनों चालों का अगर मैं योग कर देता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 50 आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो दोस्तों क्या आएगा, कहोगे 24 आ जाएगा। मतलब जो औसत चाल है दोस्तों, जो औसत चाल है वो कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार भुजा ए बी सी और डी किसी वर्ग के कोने पर स्थित है। क्या, किसी वर्ग के कोने पर स्थित है और वर्ग की भुजा जो है 100 किलोमीटर है। क्या, वर्ग की जो भुजा है 100 किलोमीटर है। कह रहा है एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और उसके बाद बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कह रहा है उसके बाद जो सी से डी जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और डी से ए जो जाता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या है। कह रहा है दोस्तों 4 शहर हैं ए बी सी डी। कह रहा है 4 शहर हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। एक शहर यहां पर है, एक शहर बी यहां पर है, और एक शहर सी, एक शहर डी यहां पर है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। जो दोस्तों वर्ग की भुजा है, जो वर्ग की भुजा है वो 100 किलोमीटर है। ये भी 100 किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ए से बी गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी वो तय करके 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कहोगे हाँ, 100 किलोमीटर की दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। मतलब ये जो 100 किलोमीटर की दूरी है इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगले बारी में वो सी से डी जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। मतलब ये जो 100 किलोमीटर की दूरी है इसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। दोस्तों जब आप क्वेश्चन सोल्व करिए तो ये किलोमीटर प्रति घंटा मत लिखिए, क्योंकि बिना फालतू में समय गंवाएगा, ठीक है। इसी प्रकार डी से ए जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोस्तों हमें निकालना क्या है, कहोगे हमें निकालना है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों मैं यहां पर दूरी का अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दूरी के अनुपातिक अगर वैल्यू का प्रयोग करता हूं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। तो मैंने अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग किया तो क्या निकल के आ गया, कहोगे सब जगह 1-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये 100 किलोमीटर की दूरी थी इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा था, तो मैंने जब अनुपातिक वैल्यू लिया तो आ गया 1 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों बताइए समय कुल कितना लगा होगा, कहोगे अगर मैं 1 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग दूं तो डिवाइड नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों, कहोगे इसलिए नहीं डिवाइड कर सकता क्योंकि इसके अंदर 10 मौजूद नहीं है। अगर 10 इसके अंदर मौजूद होता तो मैं बता सकता था। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब जो दूरी होनी चाहिए, जो दूरी होनी चाहिए उसके अंदर 10 मौजूद होनी चाहिए। कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने पूछा ये जो 1 किलोमीटर है, अगला 1 किलोमीटर है, इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप तय कर रहे हो, तो समय कुल कितना लगा होगा। कहोगे अगर मैं डिवाइड करने जाता हूं तो डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा कब डिवाइड कर सकते हो, कहोगे तब जब इसके अंदर 20 मौजूद हो। इसी प्रकार यहां पर कहोगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों, कहोगे जब तक इसके अंदर 30 मौजूद नहीं होगा तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगले में कहोगे जब तक इसके अंदर 40 मौजूद नहीं होगा तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मतलब जो दूरी है दोस्तों, मतलब जो दूरी है वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 10 भी मौजूद हो, 20 भी मौजूद हो, 30 भी मौजूद हो, 40 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाला तो क्या आया, कहोगे 120 आ गया। मैंने सब में 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों औसत चाल हम निकाल रहे हैं, तो औसत चाल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, कहोगे औसत चाल निकालने के लिए जो सूत्र होता है हमारा कुल दूरी अपॉन कुल दूरी को तय करने में लिया गया समय होता है। कुल दूरी अपॉन कुल लिया गया समय होता है। मतलब कुल समय दूरी को तय करने में। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। मतलब अगर मैं कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देता हूं तो मुझे औसत चाल मिलेगा। कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो बताइए कुल दूरी क्या है, कहोगे देखिए जो पहला 120 किलोमीटर दूरी है उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। उसी प्रकार अगला जो 120 है उसे 20, उसी प्रकार अगला 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसी प्रकार अगला जो 120 है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, कहोगे भैया 12 चौक 48, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, कहोगे 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। समय कुल लगा कितना है दोस्तों 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कहोगे देखना पड़ेगा। तो कहोगे देखिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 120 किलोमीटर तो कहोगे देखिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 घंटे लगे होंगे। कितना, 12 घंटे लगे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी यहां पर तय कर रहा है तो इस 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगे होंगे। कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार यहां पर कितना समय लगा होगा, कहोगे 4 लगा होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर कुल कितना समय लगा होगा, कहोगे 3 लगा होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, मतलब कुल 25 घंटे लगा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे अगर आप डिवाइड करते हो तो नीचे 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करते हो और यहां पर 10 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 48 से करूंगा तो 96 आएगा, अपॉन 5 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो दूरियां दोस्तों दी गई हैं, उन सभी दूरियों का औसत जो चाल होगा वो क्या होगा,
96/5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या होगा? 96/5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोस्तों आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको तो गुणा भाग करना है। ये ज्यादा भारी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। जब आप सीख जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी करोगे इससे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायुयान एक वर्गाकार क्षेत्र की चारों भुजाओं को क्रमशः, कह रहा है जो चारों भुजाएं थी वर्गाकार क्षेत्र की, उसको क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कह रहा है बताइए संपूर्ण यात्रा के दौरान वायुयान की औसत चाल क्या है। कह रहा है जो पूरी यात्रा तय की गई है उसके दौरान औसत चाल क्या है वायुयान की। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि एक वायुयान है एक वर्गाकार क्षेत्र की चारों भुजाओं को क्रमशः, कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र है, कोई दिक्कत कभी नहीं। कह रहा है इसकी चारों भुजाओं को क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है बताइए संपूर्ण यात्रा के दौरान वायुयान की चाल क्या है। कोई दिक्कत है दोस्तों? कभी नहीं। मान लेते हैं दोस्तों ये जो चारों भुजाएं थी, ये जो चारों भुजाओं की कुल दूरी है, ये जो चारों भुजाओं की कुल लंबाई है वो कुल मिलाकर 1 किलोमीटर है। क्या? चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कुल मिलाकर 1 किलोमीटर है। इसका मतलब यही तो है कि जो वायुयान है 1 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है। कहोगे हाँ इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है, जो वायुयान है वो 1 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और फिर से उसी दूरी को, जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसे 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसी प्रकार इसी दूरी को वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और फिर इसी दूरी को 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। कोई दिक्कत दोस्तों? कहोगे नहीं। तो ये क्या है? कहोगे ये दूरी है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए 1 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है, और जो वायुयान है 1 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा होगा? तो कहोगे हम तो आसानी से नहीं बता सकते हैं। मैंने कहा कब आसानी से बता सकते थे? कहोगे जब इसके अंदर 200 मौजूद होता तो आसानी से बता सकते थे, क्योंकि आसानी से डिवाइड हो जाता। मैंने कहा ठीक है, मतलब दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 200 मौजूद हो। कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहां पर कितना समय लगा होगा? कहोगे हम नहीं बता सकते हैं। मैंने पूछा क्यों? कहोगे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक इसके अंदर 400 मौजूद ना हो। अगर इसके अंदर 400 मौजूद होता तो हम आसानी से बता सकते थे, क्योंकि आसानी से डिवाइड हो जाता। कहोगे हाँ, मतलब दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 400 भी मौजूद हो। इसी प्रकार यहाँ पर दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 600 भी मौजूद हो। इसी प्रकार यहाँ पर दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 800 भी डिवाइड हो, जिसके अंदर 800 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ, मतलब दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 200 डिवाइड हो, 400 डिवाइड हो, 600 से भी डिवाइड हो, 800 से भी डिवाइड हो। कहोगे हाँ, और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने 200, 400, 600 और 800 का एलसीएम निकाला तो आया क्या? कहोगे 2400 आ गया। क्या आ गया? 2400 आ गया। मैंने सभी में 2400 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत दोस्तों आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें निकालना क्या है? कहोगे हमें निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए सूत्र क्या बनेगा? कहोगे औसत चाल निकालने के लिए सूत्र जो होगा कुल दूरी अपॉन कुल दूरी को तय करने में लिया गया समय होगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर कुल दूरी को मैं कुल समय से डिवाइड कर देता हूं तो औसत चाल मिलेगा। कहोगे हाँ। तो कुल कितनी दूरी तय की जा रही है दोस्तों? कहोगे देखिए पहली स्थिति में भी 2400 दूरी तय की गई है, दूसरी स्थिति में भी 2400 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इसी प्रकार अगली स्थिति में भी 2400 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इसी प्रकार अंत में भी वो 2400 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 9600 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। क्या? 9600 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों तो आप ये बताइए 9600 किलोमीटर की जो दूरी तय की जा रही है उसको तय करने में कुल कितना समय लगा होगा? कहोगे देखिए ये जो पहला 2400 किलोमीटर की दूरी है इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है, तो देखा जाए तो 12 घंटे लगा होगा। मैंने 2400 को 200 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 12। मतलब जो 2400 किलोमीटर पहला 2400 किलोमीटर दूरी तय की गई है वो 12 घंटे में तय की गई होगी। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार जो अगला 2400 किलोमीटर की दूरी है वो 6 घंटे में तय की गई होगी। इसी प्रकार अगला जो 2400 किलोमीटर की दूरी है वो 4 घंटे में तय की गई है। इसी प्रकार अगला 3 घंटे में तय की गई है। मैंने कहा बहुत अच्छी। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25,
मतलब कुल मिलाकर 25 घंटे में ये दूरी तय की गई है कहोगे यहाँ। तो मैंने यहाँ पर 25 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है, तो मैंने तोड़ लिया, 96 इंटू 100 लिख दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और जब मैंने डिवाइड किया तो 25 चौके 100 आ गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 384। क्या आ गया? 384 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो वायुयान की स्पीड थी दोस्तों, वायुयान की स्पीड थी वो क्या थी? 384 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या? 384 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, और कह रहा है कि और दोबारा ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि कह रहा है एक आदमी है, वो ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो दूरी तय कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये दूरी है 1 किलोमीटर। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये दूरी 1 किलोमीटर है तो इसका तो मतलब यही है कि जो व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कहोगे यहाँ। और क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। मतलब ये जो दूरी 1 किलोमीटर की है, इसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? और दोबारा ए से बी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। मतलब यही दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों कहा था कि एक व्यक्ति है, वो ए से बी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या था? कहा था दोस्तों, कहोगे आगे कहा था कि वो जो व्यक्ति है बी से ए मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा था? कहोगे आगे कहा है कि जो आदमी है फिर से ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। मतलब यही 1 किलोमीटर की दूरी फिर से वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कोई दिक्कत दोस्तों कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो बताइए समय कितना लगा होगा 1 किलोमीटर दूरी तय करने में? कहोगे हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए अगर इसके अंदर 20 होता, ये जो दूरी है इसके अंदर 20 होता तो हम आसानी से बता सकते थे। मतलब दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 मौजूद हो। कहोगे हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। जो अगला स्टेप 1 किलोमीटर दूरी तय किया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उसे तय करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे हम नहीं बता सकते आसानी से। मैंने पूछा क्यों? कहोगे हम आसानी से तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक इसके अंदर 30 ना मौजूद हो। मैंने कहा ठीक है, मतलब दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 मौजूद होना चाहिए। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आप कहोगे दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 40 मौजूद हो। मतलब आपका कहना है दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 भी मौजूद हो, 30 भी मौजूद हो, 40 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ। और ऐसी संख्या दोस्तों निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 20, 30 और 40 का एलसीएम लिया। तो क्या आया दोस्तों एलसीएम निकल के? कहोगे 120 आया। मैंने 120 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। आपको कोई दिक्कत? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप निकाल क्या रहे हो? कहोगे हम निकाल रहे हैं औसत चाल। अगर औसत चाल दोस्तों निकाल रहे हो तो औसत चाल निकालने के लिए सूत्र क्या बनेगा? कहोगे औसत चाल निकालने के लिए जो सूत्र बनेगा हमारा वो बनेगा कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल दूरी को तय करने में लिया गया समय। यही सूत्र बनेगा। मतलब अगर कुल दूरी को जितनी दूरी तय कर रहा है उस दूरी को कुल समय से जितना समय लगा है तय करने में उससे भाग दे दूं तो औसत चाल निकल के आएगा। कहोगे हाँ। तो कुल दूरी कितनी तय की है? कहोगे देखिए पहले स्टेप में 120 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसी प्रकार अगले स्टेप में भी 120 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसी प्रकार अगले स्टेप में भी 120 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो देखा जाए तो इस प्रकार 360 किलोमीटर दूरी तय की गई है। कितनी? 360 किलोमीटर दूरी तय की गई है। यहां तक दिक्कत कोई दोस्तों? कहोगे नहीं।
तो बताइए आप दोस्तों, ये जो 360 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, इसे तय करने में कितना समय लिया गया होगा? कहोगे देखिए, ये जो शुरुआती 120 किलोमीटर था, इसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया था। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया था तो 6 घंटे तो इसे लगा होगा तय करने में। इसी प्रकार यहां पर लगा होगा 4 घंटे, इसी प्रकार यहां पर लगा होगा 3 घंटे लगा होगा। तो देखा जाए तो इस प्रकार 13 घंटे कुल लगा होगा इस दूरी को तय करने में। तो मैंने 13 से भाग दे दिया, तो क्या निकल के आ गया दोस्तों? कहोगे औसत चाल निकल के आ गया। मतलब जो औसत चाल थी दोस्तों व्यक्ति की वो कितनी थी? कहोगे 360/13 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या थी? 360/13 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटे की दर से 100 पेज पढ़ती है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, दोपहर के समय में वो 60 पेज प्रति घंटे की स्पीड से 100 पेज पढ़ती है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि शाम के समय जब वह थक जाती है तो 40 पेज प्रति घंटे की स्पीड से 100 पेज और पढ़ती है। तो बताइए उसकी पेज पढ़ने की औसत गति क्या है? उसकी पेज पढ़ने की औसत गति क्या है? मतलब उसकी चाल बतानी है, किस स्पीड से पढ़ रही है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ही बताइए क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की है वो 60 पेज प्रति घंटे की स्पीड से 100 पेज पढ़ती है। 100 पेज पढ़ रही है किस स्पीड से? कहोगे 60 पेज प्रति घंटे की स्पीड से पढ़ रही है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्या कहा है दोस्तों? कहोगे आगे कहा है कि शाम के समय जब वह थक जाती है तो 40 पेज प्रति घंटे की स्पीड से 100 पेज और पढ़ती है। फिर से 100 पेज पढ़ रही है लड़की, और आपकी उसकी स्पीड है 40 पेज प्रति घंटे की स्पीड है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हमें निकालना क्या है? कहोगे हमें निकालना है कि लड़के की पढ़ने की गति निकालनी है, मतलब लड़के की चाल निकाली है, किस स्पीड से वो पढ़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर लिया। जब अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग किया तो यहां पर 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब एक पेज था, उसे किस स्पीड से पढ़ा गया है? कहोगे 60 पेज प्रति घंटे की स्पीड से पढ़ा गया, मतलब 1 घंटे में 60 पेज पढ़ा गया। तो एक पेज को पढ़ने में कितना समय लिया गया होगा? कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहोगे इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि अगर इसके अंदर 60 मौजूद होता इसके अंदर तो हम आसानी से बता सकते थे इतना। अगर हम बताएंगे अभी हम बताएंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, और जब फ्रैक्शन बन जाएगा तो क्वेश्चन को करने में, सोल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब आपको कहना है पेजों की संख्या एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 60 मौजूद हो। कहोगे हाँ। मैंने पूछा ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप जो है एक पेज का फिर से है, और एक पेज ये जो है उसे पढ़ा गया है 40 पेज प्रति घंटे की स्पीड से पढ़ा गया है, मतलब 1 घंटे में 40 पेज पढ़ा है। तो अगर 1 घंटे में 40 पेज पढ़ा गया है दोस्तों, तो इस एक पेज को पढ़ने में कितना समय लिया गया होगा? कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहोगे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक इसके अंदर 40 मौजूद ना हो। मतलब पेजों की संख्या एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 60 भी मौजूद हो, 40 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने 60 का और 40 का एलसीएम ले लिया, तो आया कितना एलसीएम? कहोगे 120 आया। मैंने 120 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। जो पेज था दोस्तों पहले शुरुआत में जो पेज था वो 100 था, लेकिन अब इस समय 120 हो गया है। इसी प्रकार अगले स्टेप में भी 120 पेज हो गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों अगर आप स्पीड निकाल रहे हो, लड़की की स्पीड, पढ़ने की स्पीड निकाल रहे हो, तो औसत स्पीड, औसत चाल उसकी क्या बनेगी? औसत गति उसकी क्या बनेगी? कहोगे औसत जो उसकी गति बनेगी लड़की की, जो औसत चाल या गति बनेगी वो बनेगी कुल पढ़े गए पेजों की संख्या अपॉन कुल पेजों को पढ़ने में लिया गया समय। पेजों को पढ़ने में कुल लिया गया समय। कोई दिक्कत कभी नहीं। मतलब आपका कहना है अगर मुझे औसत इसकी स्पीड निकालनी है तो हमें कुल पढ़े गए पेजों को कुल लिए गए समय से भाग देना पड़ेगा। कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो उसने पढ़ा कितना पेज है? कहोगे देखिए पहले अवस्था में तो उसने 120 पेज पढ़ा है, दूसरी अवस्था में भी उसने 120 पेज पढ़ा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उस लड़की ने कुल मिलाकर 240 पेज पढ़े हैं।
तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 240 पेज लड़की ने पढ़े हैं कितने समय में पढ़े हैं? कहोगे देखिए, जो लड़की जो है पहली अवस्था में 1 घंटे में 60 पेज पढ़ी है, तो 120 पेज को पढ़ने में उसने 2 घंटे लिए होंगे। दूसरी अवस्था में दोस्तों जो लड़की है 1 घंटे में 40 पेज पढ़ी है, इस प्रकार 120 पेज पढ़ने में उसे 3 घंटे लगे होंगे। यहां पर 2 घंटे लगे 120 पेज पढ़ने में, यहां पर 120 पेज को पढ़ने में दोबारा 3 घंटे लगे हैं। तो कुल कितना समय लग गया 240 पेज पढ़ने में? कहोगे 5 घंटे लगे। मैंने 5 से यहां पर डिवाइड कर दिया, और जब 5 से दोस्तों डिवाइड किया तो आ गया 48। मतलब जो उसकी स्पीड थी दोस्तों, उसकी स्पीड थी पेज पढ़ने की, वो कितनी थी? कहोगे 48 पेज प्रति घंटे की थी। क्या 48 पेज प्रति घंटे की थी? आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 मिनट में जाता है, और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 मिनट में फिर से जाता है। ठीक है, कह रहा है संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी चाल ज्ञात कीजिए। क्या? संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों कहा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि एक आदमी है, ए से बी वो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 मिनट तक जाता है। ए से बी वो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 मिनट में जाता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि वही आदमी बी से सी जब आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि वही आदमी बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, क्या 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी से सी जो है 29 मिनट में जाता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमें निकालना क्या है? कहोगे हमें निकालना है संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी चाल। इनका बहुत अच्छे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप समय का भी अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। तो मैंने इसका अनुपातिक वैल्यू ले लिया जो समय है, तो क्या आ गया? कहोगे यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। जब दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर लिया तो मिनट से मिनट भी तो कैंसिल हो गया होगा। कहोगे हाँ। तो अब मैं इसे कुछ भी कह सकता हूं, 1 मिनट भी कह सकता हूं, 1 घंटे भी कह सकता हूं, 1 सेकंड भी कह सकता हूं, क्योंकि ये तो अनुपातिक वैल्यू है। हमें क्या पता क्या है क्या नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं। मान लेता हूं इसे 1 घंटे, कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों आप निकाल क्या रहे हो? कहोगे हम निकाल रहे हैं औसत चाल निकाल रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर दोस्तों औसत चाल निकाल रहे हो तो औसत चाल कैसे निकालोगे? कहोगे कुल दूरी को अगर मैं कुल समय से जितना समय लिया गया है उससे भाग दे दूं तो औसत चाल निकल के आ जाएगा। क्या कुल दूरी को अगर मैं कुल लिए गए समय से भाग दे दूं तो औसत चाल निकल के आएगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए कुल दूरी कितनी तय की गई है? कहोगे देखिए जो पहला 1 घंटे था उसमें 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से बी गया है। अगर 1 घंटे तक 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से बी गया है तो कितनी दूरी तय किया होगा 1 घंटे में? 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा? कहोगे 29 किलोमीटर ही तय किया होगा। अगले स्टेप में चलते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति था बी से सी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है, तो 1 घंटे में 1 ही घंटे तो दूरी तय की है। कहोगे हाँ। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? अगर बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 39 किलोमीटर ही दूरी तय की होगी। तो उसने 2 घंटे के दौरान यहां पर भी 1 घंटे दूरी तय किया था, यहां पर भी 1 घंटे दूरी तय किया था। तो 2 घंटे के दौरान कुल दूरी कितनी तय की? कहोगे हमने जोड़ दिया तो आ गया 68। मतलब उसने कुल मिलाकर 68 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहोगे हाँ। ये जो दोस्तों 68 किलोमीटर की दूरी तय की है इसे कितने समय में तय किया है? कहोगे 2 घंटे में। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया कुल दूरी को, तो क्या निकल के आ गया? कहोगे औसत चाल निकल के आ गया। कितना निकल के आया? कहोगे 34 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो आदमी है दोस्तों, जो आदमी है उसकी स्पीड कितनी रही होगी? कहोगे 34 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहोगे आगे कह रहा है बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण कि किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण औसत में 1.8 की कमी हो जाती है। मतलब सभी का औसत 1.8 कम हो जाता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो बताइए संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़का प्रशांत नाम का था
वो 2 अंकों वाली, क्या 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल गए थे। कह रहा है कोई संख्या थी 2 अंक की जब वो गणना कर रहा था, और गणना करते समय उसके अंक पलट गए थे गलती से। तो मैंने पूछा संख्या क्या थी। मान लेते हैं दोस्तों वो संख्या थी XY थी। क्या थी? XY थी। लेकिन दोस्तों वो जब गणना कर रहा था तो उसने गलती से अंक पलट दिए, मतलब YX लिख दिया। कहोगे हाँ YX लिख दिया। तो बता दीजिए कितने की कमी हो गई? कहोगे भैया इतने की कमी हो गई। समझ में नहीं आया है? कहोगे हाँ समझ में नहीं आया। आप कैसे माइनस का चिन्ह लगा दिया? मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों एक चीज सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कोई संख्या 62 थी और आपने गलती से इसे 26 लिख दिया, तो मैंने पूछा कितने की कमी आ गई? आपने ये जो 62 था उसे आपने 26 लिख दिया गलती से, तो कितने की कमी आ गई? कहोगे 62 में से मैंने 26 घटा, अगर मैं 62 में से 26 घटा देता हूं तो मुझे पता चलेगा कितने की कमी आई है। तो यही चीज तो यहां पर किया है दोस्तों मैंने। संख्या क्या थी हमारी? XY थी, लेकिन गलती से मैंने YX लिख दिया, तो कितने की कुल कमी आ गई? कहोगे इतने की कमी आ गई। मैंने माइनस लगा दिया तो पता चल गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे आगे कह रहा है जिसके कारण औसत में 1.8 की कमी हो जाती है, मतलब प्रत्येक संख्या का औसत 1.8 कम हो जाता है। कहोगे हाँ, तो कुल कितना कम हो गया? अगर संख्या के अंक बदल गए तो 1.8 की कमी हो जाती है, तो कुल कितना कम हो गया? कहोगे देखिए एक संख्या पर 1.8 की कमी हो रही है, तो 10 संख्या पर 18 की कमी हो गई होगी। कितने? 18 की कमी हो गई होगी। लेकिन दोस्तों आपने संख्या के हिसाब से देखा था तो इतनी की कमी हुई थी, लेकिन अगर आप औसत के हिसाब से देख रहे हो तो इतनी की कमी हुई है। तो ये चीज बराबर इसके होगा कि नहीं? कहोगे हाँ बराबर होगा, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप एक चीज और बता दीजिए, अगर मैं कहूं बताइए 35 का प्रसारित रूप क्या होगा? 35 का प्रसारित रूप क्या होगा? तो आप कहोगे इसे भैया लिख दीजिए 30 + 5, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, 385 का प्रसारित रूप क्या होगा? कहोगे इसे लिख दीजिए 300 + 80 + 5। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मतलब आपका कहना है जिसका आप प्रसारित रूप, जिस संख्या का प्रसारित रूप निकाल रहे हो उसमें से प्रत्येक संख्या को लिखना है, उसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगा देने हैं। कहोगे हाँ। पहला डिजिट हमने पकड़ा था 3 और उसके पीछे 2 डिजिट थे तो मैंने 2 जीरो लगा दिया। दूसरी डिजिट पकड़ा था मैंने 8 और उसके पीछे 1 डिजिट था, 1 जीरो लगा दिया। अगली डिजिट मैंने पकड़ा है 5 तो मैंने 5 लिखा, उसके पीछे एक भी अंक नहीं है तो मैंने एक भी जीरो नहीं लगाया। मतलब 385 का प्रसारित रूप ये होगा। कहोगे हाँ यही होगा। तो दोस्तों मैं चाहे 385 कहूं चाहे 300 + 80 + 5 कहूं, कोई फर्क पड़ने वाला है? कहोगे नहीं, बात तो एक ही है। ये प्रसारित रूप है, ये संयुक्त रूप है, तो चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं, इसमें आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो XY संख्या थी इसका प्रसारित रूप क्या होगा? इसका प्रसारित रूप क्या होगा? कहोगे अगर मैं x का निकालता हूं, पहले x का अगर मैं निकालता हूं तो इसका आएगा 10x आएगा, क्योंकि x × 10 आया। कहोगे हाँ, और x × 10 को मैं लिख सकता हूं 10x। इसी प्रकार y का अगर मैं निकालता हूं तो y ही आएगा, मतलब XY को आप 10x + y लिख सकते हैं। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगले स्टेप में दोस्तों आते हैं, इसका प्रसारित रूप क्या होगा? कहोगे इसी प्रकार इसका देखेंगे तो y का अगर मैं निकालता हूं, जो y डिजिट है उसका निकालूंगा तो आएगा 10y, और x का निकालूंगा तो x ही आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। बराबर के 18 है तो 18 लिख दिया। अगर दोस्तों मैं माइनस जो ये है इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 10y हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा। कहोगे हाँ। 10x इधर है, माइनस का x इधर है, तो कितना हो जाएगा? कहोगे 9x बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों -10y यहां पर है, एक प्लस का y इधर है, तो कितना y आएगा? कहोगे माइनस का 9y आ जाएगा। बराबर के कितना है दोस्तों? कहोगे 18 है। मैंने 9 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो कितना आया? कहोगे x - y आ गया, बराबर के 18 आ गया। x - y मैंने निकाला तो क्या आ गया? कहोगे 2 आ गया। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए उनकी जो संख्या थी उनके अंकों का अंतर क्या होगा। तो संख्या के अंकों का अंतर पूछा था। कहोगे हाँ। तो ये क्या है? कहोगे ये तो संख्या का अंक है। ये क्या है? कहोगे ये भी संख्या का अंक है।
और ये पूरा क्या है कहोगे, ये तो संख्या के अंकों का अंतर है। और क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा था कहोगे, संख्या के अंकों का अंतर पूछा था। तो दोस्तों संख्या के अंकों का अंतर कितना आया कहोगे, 2 आया। क्या आया, 2 आया। तो दोस्तों आपको एक चीज करना है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कुल कितने की कमी या अधिकता हुई है, कुल कितने की कमी या अधिकता हुई है संख्या का जो अंक था उसके बदलने से। आपको जितनी कमी हुई है, जितनी कमी या अधिकता हुई है उसको 9 से डिवाइड कर देना है, अपने आप आ जाएगा। संख्या के अंकों का अंतर अपने आप पता चलेगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत 10 है। कह रहा है 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत 10 है। कह रहा है यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है, यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो बताइए 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 2 अंकों वाली जो संख्या थी उनके अंकों के बीच का अंतर क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है कहोगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली 10 संख्याएं थी और उनका औसत 10 दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे क्या कहा है दोस्तों कहोगे, आगे कह रहा है यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो दोस्तों पहले आप ये बता दीजिए वो संख्या क्या थी जो गलती से उसने बदल दिया है। कहोगे मान लेते हैं वो संख्या XY थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों कहा था कि एक संख्या थी, जो लड़का था गणना करने वाला औसत, उसने गलती से उसके अंकों को बदल दिया, मतलब जो XY संख्या थी उसे वो लिख दिया YX लिख दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए अगर संख्या XY थी और उसने गलती से YX लिख दिया तो कुल कितने की वृद्धि हो गई, कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई कहोगे, इतने की बढ़ोतरी हो गई। आप एग्जाम्पल के सहारे समझिए दोस्तों, अगर कोई संख्या 26 है, आपने इसे पलटकर 62 लिख दिया तो कुल कितने की वृद्धि हो गई, कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई कहोगे 62 में से जो बड़ी संख्या है उसमें से ये वाली संख्या घटा दोगे तो आ जाएगी। तो दोस्तों यही चीज तो यहां पर मैंने किया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कहा था कहोगे, आगे कहा था कि जब संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो कुल मिलाकर औसत में 3.6 की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब प्रत्येक संख्या का जो औसत है वो 3.6 बढ़ जाता है। कहोगे हाँ, तो कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई कहोगे, देखिए 10 संख्याएं थी, एक संख्या पर 3.6 की वृद्धि हो रही है तो 10 संख्याओं पर 36 की वृद्धि हुई होगी। कितने की, 36 की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों हमने देखा था संख्या के माध्यम से कि जब संख्या के अंक बदल जाते हैं तो इतने की वृद्धि हो गई थी, लेकिन हमने औसत के हिसाब से देखा तो कुल कितने की वृद्धि हो गई है कहोगे, 36 की वृद्धि हो गई है। अंकों का उलट फेर से कुल मिलाकर 36 की वृद्धि हो गई है औसत में। मतलब ये चीज बराबर इसके है कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए इसका प्रसारित रूप क्या होगा कहोगे, 10y + x होगा। इसका प्रसारित रूप क्या होगा कहोगे, इसका प्रसारित रूप जो होगा 10x + y होगा। बात वही आएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहां पर क्या आएगा कहोगे, 9y - 9x आ जाएगा, बराबर के 36 आ जाएगा। y - x बराबर क्या आएगा कहोगे, 4 आ जाएगा। क्या 4 आएगा, मैंने 9 कॉमन लेकर डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कहोगे, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए दोनों अंकों की जो संख्या थी उनके अंकों का बीच का अंतर पूछा था। तो दोस्तों ये क्या है, y कहोगे अंक है, जो संख्या थी हमारी उसमें से ये जो y है अंक है, ये x क्या है कहोगे, ये भी अंक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कहोगे, यही तो पूछा गया है, संख्या के अंकों का अंतर पूछा गया है। और दोस्तों संख्या के अंकों का अंतर कितना आया कहोगे, 4 आया है। तो दोस्तों यहां पर भी तो आप देख रहे हो 9 से डिवाइड हो रहा है, जितने की वृद्धि या कमी हुई है उससे हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तभी तो उत्तर आ रहा है कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप गांठ बांध दीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करें इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, जितने की कमी या वृद्धि हो रही है उसे 9 से डिवाइड कर देना है, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक छात्र 10 3 अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है। कह रहा है एक छात्र है वो 10 3 अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है। कह रहा है कि एक संख्या जो थी 3 अंकों की उसे गलती से उसने बदल दिया, मतलब इकाई की जगह सैकड़े को लिख दिया और सैकड़े की जगह को इकाई की जगह लिख दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कहोगे, जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है, मतलब सभी संख्याओं की वैल्यू जो है 19.8 बढ़ जाती है कहोगे हाँ। तो बताइए उस संख्या के
इकाई और सैकड़े स्थान के अंकों का अंतर क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताइए उस संख्या के इकाई और सैकड़े के स्थानों का अंतर क्या है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है कहोगे, क्वेश्चन में दिया है कि एक छात्र था, वो 10 3 अंकीय संख्याओं का औसत निकाल रहा था, ठीक है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है। तो मैंने पूछा वो संख्या क्या है। मान लेते हैं वो संख्या क्या थी दोस्तों, XYZ थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि जो संख्या थी गलती से औसत निकालते समय उसके अंक पलट जाते हैं, मतलब इकाई की जगह सैकड़े के स्थान आ जाता है और सैकड़े की जगह इकाई के स्थान को लिख देता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लिखता क्या है कहोगे, ZYX लिख देता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों संख्या हमारी XYZ थी, लेकिन जब वो गलती से ZYX लिख देता है तो कुल कितने की वृद्धि हो गई कहोगे, इतने की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कहोगे, जब अंकों को बदल दिया जाता है तो सभी का औसत 19.8 बढ़ जाता है। अगर दोस्तों औसत 19.8 बढ़ जा रहा है प्रत्येक संख्या का, तो कुल कितने की वृद्धि हो गई कहोगे। देखिए एक संख्या पर 19.8 की वृद्धि हो रही है, तो संख्याएं कुल 10 थी, तो 10 संख्याओं पर 198 की वृद्धि हुई होगी। कितने की, 198 की वृद्धि हुई होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमने देखा था दोस्तों, हमने देखा था कि संख्या के माध्यम से इतने की वृद्धि हुई है। जो संख्या थी अगर मैं उसके अंक गलती से पलट देता हूं तो इतने की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर मैं औसत के हिसाब से चेक करता रहा हूं तो इतने की वृद्धि हुई है। तो ये चीज बराबर इसके है कि नहीं कहोगे, हाँ बराबर है। तो दोस्तों आप ये बताइए इसका प्रसारित रूप क्या होगा कहोगे। इसका प्रसारित रूप अगर मैं निकालना चाहता हूं तो आएगा Z का, मैं अगर निकालूं स्थानीय मान तो आएगा 100Z। अगर मैं Y का निकालूं तो 10Y। अगर मैं X का निकालूंगा तो यही आएगा, माइनस चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार मैं X का निकालूंगा तो 100X, Y का निकालता हूं स्थानीय मान तो 10Y, Z का निकालूंगा तो Z ही आएगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। बराबर क्या है, 198 के है। दोस्तों अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 माइनस का 100X होगा कहोगे हाँ, माइनस का 10Y होगा कहोगे हाँ, माइनस का Z होगा कहोगे हाँ। तो माइनस का Z यहां पर है और 100Z यहां पर है, तो कितने Z हो जाएगा कहोगे, 99Z हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। माइनस का 10Y इधर है और प्लस का 10Y इधर है। 10Y में से 10Y घटा दूंगा तो कितना बचेगा कहोगे, 0Y बचेगा। मतलब इसको काउंट नहीं किया जाएगा कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर माइनस का 100X है, यहां पर प्लस का X है। अगर मैं माइनस के 100X में एक X जोड़ देता हूं तो कितना आएगा कहोगे, माइनस का 99X आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। बराबर क्या है कहोगे, 198 है। मैंने 99 यहां पर कॉमन लिया तो Z माइनस X बचा, बराबर 198। मैंने 99 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 2। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कहोगे, हमसे पूछा था इकाई और सैकड़े के स्थानों का अंतर पूछा था। दोस्तों ये जो संख्या थी उसमें से X क्या है कहोगे, ये तो सैकड़े का स्थान है, और Z क्या है कहोगे, ये तो इकाई का अंक है। मैंने कहा ठीक है। और ये क्वेश्चन में दोस्तों आया क्या है कहोगे, इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर आया है, और आया कितना है कहोगे, 2 आया है। सैकड़े और इकाई का अंतर कितना आया दोस्तों कहोगे, 2 आया है। मैंने कहा बहुत अच्छा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको 3 अंकीय संख्याओं का जिक्र करे तो दोस्तों आपको क्या करना है, जितने की कमी या अधिकता हुई है उसको 99 से डिवाइड कर देना है और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 आंकड़ों का औसत 25 है। क्या 10 आंकड़ों का औसत 25 है? यदि प्रथम 3 आंकड़ों में से 3 घटाया जाता है व अगले 5 आंकड़ों में 4 जोड़ा जाता है तो सभी आंकड़ों के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी आंकड़ों के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है कहोगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 आंकड़ों का औसत जो है 25 दिया गया है। क्या 10 आंकड़ों का औसत 25 दिया गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि जो प्रथम 3 आंकड़े हैं उनमें से 3 घटा दिया जाता है। कह रहा है यदि जो प्रथम 3 आंकड़े हैं उनमें से 3 घटा दिया जाता है। तो मैंने पूछा कुल कितना घट जा रहा है अगर प्रत्येक आंकड़े में से 3 घटाया जा रहा है। कहोगे देखिए एक आंकड़े में से 3 घटाया जा रहा है तो 3 आंकड़े में से कुल मिलाकर 9 घटा दिया गया है। कुल कितना घटा दिया गया है, 9 घटा दिया गया है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे, आगे कह रहा है वह अगले जो 5 आंकड़े हैं उनमें से 4 जोड़ा जाता है। तो मैंने पूछा कितना जोड़ दिया गया है,
कहोगे देखिए एक आंकड़े में 4 जोड़ा जा रहा है तो 5 आंकड़ों में कुल मिलाकर 20 जोड़ दिया गया है। कितना? 20 जोड़ दिया गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए सभी आंकड़ों के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए पहली स्थिति में 9 घटाया गया, दूसरी स्थिति में 20 जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितना जोड़ा गया है या कितना कम किया गया है? कहोगे देखा जाए तो 11 जोड़ा गया है। कुल मिलाकर वास्तव में देखा जाए 11 जोड़ा गया है। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर 11 कुल जोड़ा गया है तो सभी का औसत बढ़ जाएगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 जोड़ा गया है तो सभी का औसत बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ। तो कितना बढ़ जाएगा? कहोगे देखिए कुल संख्याएं 10 थी, अगर 11 जोड़ा जा रहा है, 11 जोड़ा जा रहा है, कुल मिलाकर 11 जोड़ा जा रहा है तो प्रत्येक संख्या का जो औसत होगा इसके हिसाब से 1.1 बढ़ जाएगा। क्या? 1.1 बढ़ जाएगा। पहले दोस्तों औसत था कितना सभी का? कहोगे 25 था। अगर कुल मिलाकर 11 जोड़ा जा रहा है तो उस स्थिति में 1.1 बढ़ जा रहा है। तो अब कितना हो जाएगा औसत सभी का? कहोगे 26.1 हो जाएगा। क्या? 26.1 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 7 आंकड़ों का औसत 15 है। ठीक है। कह रहा है यदि शुरुआती 3 आंकड़े जो हैं उनमें से 4-4 घटाया जाए तथा अंतिम 4 आंकड़ों में से 3-3 हटाया जाए तो सभी आंकड़ों के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या? सभी आंकड़ों का औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया था? कहोगे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो 7 आंकड़े हैं उनका औसत 15 कहा गया था। क्वेश्चन में दिया गया था कि 7 आंकड़े हैं उनका औसत 15 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा था? कहोगे आगे कहा गया था कि जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं उनमें से 4-4 घटाया जाता है। अगर दोस्तों शुरुआती 3 आंकड़ों में से 4-4 घटा रहा है तो कुल कितना घटा देगा? कहोगे 12 घटा देगा। क्या? शुरुआती 3 आंकड़ों में से कुल मिलाकर 12 घटा देगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा है? कहोगे आगे कहा है कि जो अंतिम 4 आंकड़े हैं उनमें 3-3 जोड़ा जा रहा है। अगर अंतिम 4 आंकड़ों में 3-3 जोड़ रहा है तो कुल कितना जोड़ देगा? कहोगे 12 जोड़ देगा। अंतिम जो 4 आंकड़े हैं उनमें कुल 12 जोड़ा गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए शुरुआती 3 आंकड़ों में से 12 घटाया गया है और जो अंतिम 4 आंकड़े हैं कुल मिलाकर उसमें 12 जोड़ा गया है तो कुल कितने की अधिकता या कमी कर दी गई है? कहोगे 0 की अधिकता या कमी हुई है। मतलब कुछ ना जोड़ा गया है ना कुछ कम किया गया है। कहोगे हाँ। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ना कुछ जोड़ा गया है ना कुछ कम किया गया है। जब दोस्तों कुछ जोड़ा ना गया है ना ही कुछ कम किया गया है तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कहोगे औसत पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही ना। मतलब जो औसत था वही औसत रहेगा। कहोगे हाँ वही औसत रहेगा। तो दोस्तों औसत क्या था? कहोगे 15 था। मतलब जो औसत है दोस्तों वो 15 ही रहेगा। कहोगे हाँ 15 ही रहेगा क्योंकि औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोस्तों क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि बताइए सभी आंकड़ों के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सभी आंकड़ों के औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आंकड़ों का औसत 35 है। कह रहा है यदि शुरुआती 6 आंकड़ों में से 5-5 घटा दिया जाता है, 6 आंकड़ों में से जो शुरुआती 6 आंकड़े हैं उनमें से 5-5 घटा दिया जाता है तो सभी आंकड़ों के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है 15 आंकड़ों का औसत 35 दिया गया है। 15 आंकड़ों का औसत 35 दिया गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या गया है? कहोगे आगे दिया गया है कि जो शुरुआती 6 आंकड़े थे कह रहा है उनमें से 5-5 घटा दिया था है तो कुल कितना घटा दिया गया है? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 30 घटा दिया गया है। जो शुरुआती 6 आंकड़े थे उनमें से कुल 30 घटा दिया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों? कहोगे आगे कहा है तो बताइए सभी आंकड़ों के औसत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर कुल मिलाकर 30 घटा दिया गया है, 30 कम कर दिया गया है तो सभी का औसत भी तो कम हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो सभी का औसत वास्तव में कितना कम हो जाएगा? कहोगे देखिए संख्या तो 15 थी, कुल मिलाकर अगर 30 घटाया गया है, कुल मिलाकर अगर 30 घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या का जो औसत है 2 कम हो जाएगा। कहोगे हाँ। पहले औसत था कितना? कहोगे 35 था और बाद में जब 30 घटा दिया गया है दोस्तों, कुल मिलाकर 30 घटा दिया गया है तो सभी का औसत 2 कम हो जा रहा है। कहोगे हाँ। तो अब औसत कितना हो जाएगा? कहोगे 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था आपका पूरी तरीके से मैंने समाप्त कर दिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टाइप छोड़ दिया है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ और नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।